हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज हम मांग तथा पूर्ति के सिद्धांत की यूनिट फर्स्ट की पार्ट 5 करेंगे, जो है मांग का पूर्वानुमान यानी डिमांड फोरकास्ट। आज हम इसके बारे में डीपली जानेंगे कि ये होता क्या है। अगर आपने मांग का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ डिमांड और मांग की लॉज यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाकर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मांग का पूर्वानुमान। दोस्तों, आप पूर्वानुमान से ही समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पूर्वानुमान का अर्थ होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में जो भविष्य में होने वाली है हम उसका अनुमान अभी से ही लगा के बैठते हैं, और यहाँ पर हम मांग का अनुमान लगाएंगे यानी हमारी डिमांड जो फ्यूचर में कितनी होने वाली है, जिसके बारे में हम कैसे गणना करते हैं इसका पता लगाएंगे। इसमें लिखा है दोस्तों, मांग का पूर्वानुमान कुछ संबंधित घटनाओं के विगत व्यवहार पैटर्न तथा वर्तमान में प्रचलित प्रवृत्तियों के आधार पर किसी भावी स्थिति को किसी उत्पाद या सेवा के लिए संभावित मांग के पूर्वानुमान की कला तथा विज्ञान है। यानी दोस्तों, हम मांग का जो पूर्वानुमान करते हैं वो किसी संबंधित घटनाओं यानी जो अभी घट रही हैं उनके आधार पर किया जाता है, या विगत व्यवहार पैटर्न या वर्तमान में प्रचलित प्रवृत्तियों के आधार पर हम उसका पता लगाते हैं कि भावी यानी भविष्य में कैसी स्थिति होगी और हमारी वस्तुओं की कैसी मांग होगी। और दोस्तों, ये पूर्वानुमान की कला तथा विज्ञान है। दोस्तों, ये पूरी तरीके से एकदम सत्य तरीके से निकाला जाता है, ना कि ये कोई तुक्केबाजी नहीं होती कि हम ऐसे ही तुक्का मारकर और भविष्य के बारे में अभी बता दें। दोस्तों इसमें दोस्तों आगे लिखा है, यह मस्तिष्क में रखा जाना चाहिए कि मांग पूर्वानुमान मात्र सामान्य सी तुक्केबाजी नहीं है, वरन ये वैज्ञानिक तथा वास्तुनिष्ठ और तौर पर पूर्वानुमान के प्रति संबंध घटनाओं तथा कतव्य तथ्यों के आधार पर मांग के अनुमान का संदर्भ लेता है। यानी दोस्तों, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम तुक्का मार के हम इसे निकाल लेते हैं। हम इसे वैज्ञानिक तौर से जो विज्ञान ने हमें सुझाया है उस तौर से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम दोस्तों कुछ वस्तुओं में अंतर जानेंगे कि हम किन तरीके की वस्तुओं की मांग करते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों, हमारा पहला है उत्पादक माल तथा उपभोक्ता माल यानी प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड। दोस्तों, पहले हम जानेंगे प्रोड्यूसर गुड क्या होते हैं यानी उत्पादक माल क्या होते हैं। उत्पादक माल ऐसे माल होता है जिनके द्वारा अन्य मालों का उत्पादन किया जाता है, जैसे मशीनों द्वारा पेन बनाना। यानी दोस्तों, जो उत्पादक माल होता है वो अन्य और उत्पादकों को तैयार करता है, जैसे मशीन द्वारा पेन बनाना, ये तो हो गया हमारा उत्पादक माल। और ये जो अन्य माल हो गए ये हो गए जैसे पेन, कुछ और कपड़े सिलने की मशीन होती है वो हो गई उत्पादक माल, और उससे कपड़े सिले जाते हैं वो हो गया उत्पाद। और दोस्तों, जो दूसरा है वो है उपभोक्ता माल। उपभोक्ता माल वह माल होता है जिन्हें अंतिम उपभोग हेतु काम में लाया जाता है, जैसे खाना पीना, पानी, दूध आदि। यानी दोस्तों, उपभोक्ता माल वह माल होता है जिनका हम निजी जीवन में यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि हमें दूध की ज़रूरत है तो हम दूध खरीद के लाए और उसकी चाय बनाई और पी गए। वो हमारी पहली वस्तु तब बनी जब हमने उसे ख़रीदा, और अंतिम तब हो गई जब हमने उसकी चाय बना के उसे पी लिया। इसे ही कहते हैं दोस्तों उपभोक्ता माल और उत्पादक माल में अंतर। हमारा सेकंड पॉइंट है टिकाऊ माल तथा गैर टिकाऊ माल यानी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसमें हमारा पहला पॉइंट है टिकाऊ माल यानी ड्यूरेबल गुड्स। टिकाऊ माल वह माल होता है जिनको समय की एक अवधि के दौरान एक से अधिक बार काम में लाया जा सकता है, जैसे कार, मोबाइल, भवन आदि। दोस्तों, टिकाऊ माल आप टिकाऊ से ही समझ में आ रहे होंगे, जो ज़्यादा चले उसे कहते हैं टिकाऊ माल, और उसका यूज़ हम एक से अधिक बार कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं टिकाऊ माल। जैसे इसमें हो गए उदाहरण के तौर पे कार, मोबाइल, भवन आदि। और सेकंड है गैर टिकाऊ माल यानी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गैर टिकाऊ माल वह माल होता है जिनको समय की एक अवधि के दौरान एक या उससे कुछ अधिक बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसे कपड़े, दूध आदि। यानी दोस्तों, जो हमारे होते हैं गैर टिकाऊ माल यानी नॉन ड्यूरेबल गुड्स,
उन्हें हम या तो एक ही बार यूज़ में ला सकते हैं या एक से कुछ अधिक बार। जैसे कि कपड़े होते हैं, हमारे कपड़े हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 6 महीने या 1 साल तक के लिए पहनते हैं, उन्हें ही कहते हैं एक बार या एक से अधिक बार। और दोस्तों जो हम दूध लाते हैं वो दूध खाली हमारे एक ही बार यूज़ में आता है, इसे ही कहते हैं गैर टिकाऊ मांग। थर्ड है हमारा व्युत्पन्न मांग तथा स्वायत्त मांग यानी ड्राइव्ड डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। हमारा पहला है व्युत्पन्न मांग यानी ड्राइव्ड डिमांड, कोई वस्तु के लिए मांग जो किसी अन्य वस्तु के लिए मांग के कारण उत्पन्न होती है, प्रत उत्पाद या व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे भवन के निर्माण के लिए सीमेंट, यानी दोस्तों जो हमें किसी और चीज़ के, जैसे हमने कार खरीदी पेट्रोल वाली, तो हमें उसके लिए पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उसका यूज़ कभी नहीं कर पाएंगे। उसे ही कहते हैं दोस्तों व्युत्पन्न मांग। हमें किसी और वस्तु के कारण इस वस्तु की मांग करनी पड़ रही है, उसे ही कहते हैं व्युत्पन्न मांग। और जो हमारा ऑटोनोमस डिमांड यानी यदि किसी उत्पाद के लिए मांग अन्य माल से पूर्ण स्वतंत्र हो तो वह स्वायत्त मांग कहलाती है। यानी दोस्तों अगर आपको दूध पीना है तो आप सीधा दूध ले आओगे और उसे पी लोगे, उसे ही कहते हैं स्वायत्त मांग, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो खाली आपकी एक ही मांग बनती है और उसे आप खरीदते हो और उसका यूज़ कर लेते हो। फोर्थ है दोस्तों हमारा फर्म के उत्पाद के लिए मांग एवं उद्योग मांग यानी डिमांड फॉर फर्म प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री डिमांड। जो दोस्तों हमारे इसमें पहला मद है वो है उद्योग माल को एक उद्योग विशेष के उत्पादों के लिए कुछ मांग की अभिव्यक्ति हेतु काम में लाया जाता है। यानी दोस्तों इसमें आप समझ ही रहे होंगे उद्योग यानी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जैसे कि हमारी स्टील्स हैं, स्टील की जो इंडस्ट्री है या आयरन की जो इंडस्ट्री है, हमारी जितने भी यहाँ पर उद्योग इस्टेब्लिश हैं पूरी इंडिया में, वो सभी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पूरा एक वो है स्टील, ये सारी कंपनियाँ स्टील की मांग करती हैं। इसमें दोस्तों ये सारी कंपनियां ही स्टील की मांग कर रही हैं। ये तो हो गया हमारा उद्योग माल जिसमें हमें सबको स्टील की सप्लाई करनी है, इसे ही कहते हैं दोस्तों उद्योग माल। और हमारा सेकंड मद है कंपनी मांग, से किसी कंपनी विशेष के लिए उत्पादों हेतु मांग का बोध होता है, जैसे टाटा आयरन द्वारा स्टील की मांग। दोस्तों पिछले वाले में हमने देखा था कि हम सबको ही स्टील दे रहे थे, जितने भी उद्योग थे वहाँ पर हम सबको ही स्टील दे रहे थे, ठीक है। पर इस वाले में किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को ही या इंडिविजुअल कंपनी को ही हम स्टील दे रहे हैं, ना कि हम सारे जितने भी उसमें उद्योग में कंपनियां उन सबको स्टील दे रहे हैं। हम खाली इसमें एक ही कंपनी को स्टील दे रहे हैं, उसे ही कहते हैं कंपनी मांग। और उद्योग मांग जिसमें हम सारी फर्मों को हम स्टील देते हैं, उसे कहते हैं उद्योग मांग। फिफ्थ है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मांग यानी शॉर्ट टर्म डिमांड एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। यानी दोस्तों आप इसे ही समझ रहे होंगे अल्पकालीन मांग। अल्पकालीन मांग वह मांग होती है जो कम समय के लिए की जाती है, और दीर्घकालीन मांग वह मांग होती है जो ज़्यादा समय के लिए की जाती है। जैसे कि दोस्तों हमें सर्दियों में हीटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारी अल्पकालीन मांग है, यानी हमें उसके सिर्फ 4 महीने या 3 महीने की ज़रूरत ही पड़ती है हीटर की, वही होती है हमारी अल्पकालीन मांग। और दीर्घकालीन मांग दोस्तों वह मांग होती है जो हमारे बहुत लंबे समय के लिए की जाती है, उसे ही कहते हैं दोस्तों दीर्घकालीन मांग। जो दोस्तों अल्पकालीन मांग होता है उसमें हम जो मांग होती है वो उसे हम तुरंत बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, जैसे बिजली के मूल्यों में कमी होने से अल्पकाल में अधिक मांग बढ़ना। यानी दोस्तों अगर अभी बिजली के मूल्य में कमी हो जाएगी तो हम उसका ज़्यादा यूज़ करना शायद चालू कर दें। जैसे कि पहले हम एसी उससे नहीं चलाते थे तो हम उससे एसी चलाना चालू कर दें। पर दोस्तों जो दीर्घकाल में उसका जो मांग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो अगर दीर्घकाल में बिजली के मूल्यों में कमी होती है तो इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे यूज़ पे, क्योंकि हम पहले भी उतना ही यूज़ करते थे और अब भी उतना ही यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है मांग के पूर्वानुमान की विधि यानी मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इसके कोई एक पॉइंट दे देगा आपको और उसमें पूछेगा कि इसके बारे में बताओ। इसमें जो पहला है वो है क्रेताओं की भावनाओं का सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। यानी दोस्तों इसमें आपको पता ही चल रहा है क्रेताओं की भावनाओं का सर्वेक्षण, यानी हम क्रेताओं से ही उनके
उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं कि इसमें के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं। इसके दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि इसमें पहला तरीका है पूर्ण गणना की विधि, जहां लगभग सभी संभावित ग्राहकों का उनकी भावनाओं के बारे में साक्षात्कार किया जाता है। यानी दोस्तों हम उन सभी ग्राहकों से उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उसे खरीदा है या उसे देखा है। और दोस्तों इसमें इसका दूसरा होता है सैंपल सर्वेक्षण विधि। इसके अंतर्गत ग्राहकों को केवल एक वैज्ञानिक तौर पर चुने गए सैंपल का साक्षात्कार किया जाता है। यानी दोस्तों हम किसी भी, जैसे कि हमने एक वस्तु बनाई, उसके बारे में हम उसके सैंपल पहले बांटते। जैसे हमने एक पेन बनाया तो हम पेनों के सैंपल सबको देते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो हमें फीडबैक देते हैं, फिर हम उसका प्रोडक्शन चालू करते हैं। और दोस्तों इसका सी पॉइंट है साध्य उपयोग विधि। इसमें वस्तु के ग्राहकों जो उन्हें उपयोग कर चुके हैं उनसे पूछताछ। यानी दोस्तों जो उस वस्तु को यूज़ कर चुके हैं, हम उनका फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। या तो ये फीडबैक हम बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपको ये वस्तु कैसी लगी, या फिर हम रेटिंग से भी देखते हैं कि हमें 5 स्टार में से उसमें कितने स्टार मिले हैं। दोस्तों इस विधि में पूर्वानुमान का भार ग्राहकों पर डाल दिया जाता है। यानी दोस्तों इसमें जो भी भार है वो ग्राहकों पे ही डाल दिया जाता है कि ग्राहक ही बताएंगे कि ये वस्तु कैसी है, अच्छी है या बुरी है। परंतु ग्राहक सब सही बताएं यह मुमकिन नहीं होता। परंतु दोस्तों ग्राहक सत्य बताए ये तो मुमकिन है नहीं कि सभी एक जैसा ही बताएं या सभी अलग अलग बताएं पर सत्य बताएं, क्योंकि ग्राहक अपनी आवश्यकताओं का निर्णय गलत दे सकते हैं। वह सर्वेक्षणकर्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं जिनकी सर्वेक्षण के समय पर पहचान नहीं की जा सकती। यानी दोस्तों कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो खाली भ्रमित ही करते हैं कि अगर उन्होंने उसका यूज़ नहीं भी करा है तो भी उसे फीडबैक देने आ जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो सर्वेक्षणकर्ता होते हैं, जो उसका सर्वेक्षण कर रहे होते हैं, वो दोस्तों भ्रमित हो जाते हैं कि मतलब इसने जो फीडबैक दिया है वो फीडबैक सही है या गलत है, जो भी है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों सामूहिक मत विधि, यानी कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। दोस्तों इस विधि में हम क्या करते हैं, जो ग्राहकों के सबसे निकटतम विक्रेता होते हैं, यानी वो दुकानदार जिनसे डायरेक्ट ग्राहक वस्तु खरीदता है, हम उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि जो आप वस्तु बेच रहे हो उसकी आपके क्षेत्र में कितनी मांग है। यानी जो आप जहाँ पर वस्तु बेच रहे हो तो वहाँ पर उस वस्तु की कितनी मांग हो रही है और वहाँ पर उसके कितने विक्रेता हैं। मतलब आप कितने विक्रेता वहाँ पर उस वस्तु को बेच रहे हैं, हम उन सब से पूछते हैं जाकर कि वह आपके क्षेत्र में कितनी मांग है उस वस्तु की और आपके पास कितने कितने ग्राहक हैं जो उस वस्तु को खरीदने आते हैं। और उसमें उनसे ही हम ये पता लगाते हैं कि हमें इसका आगे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और भविष्य में हम इसने कितना बना सकते हैं इस वस्तु को। पर दोस्तों इसमें एक दिक्कत आती है, इसमें विक्रेता को ग्राहकों की आर्थिक स्थिति का पता नहीं होता जो भविष्य में मांग को परिवर्तित कर सकती है। यानी दोस्तों इसमें विक्रेता को ये नहीं पता चलता कि ग्राहक की जो आर्थिक स्थिति है, यानी उसके पास जो पैसे हैं वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके बारे में उसे विक्रेता को कुछ भी नहीं पता होता। यानी भविष्य में उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी उसके बारे में उसे पता नहीं होता, जिस कारण दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि मांग में परिवर्तन आ जाता है बहुत बड़ा वाला। जैसे कि आप देख सकते हो किसी ग्राहक जो 100 यूनिट मांग करता है, बाद में उसकी नौकरी नहीं रही तो वो फिर एक भी यूनिट मांग नहीं करेगा, जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा विशेषज्ञ मत विधि, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। दोस्तों इसमें विशेषज्ञ आपको पहले ही पता चल रहा होगा कि विशेषज्ञ कौन होते हैं, जो उसकी जिस वस्तु को की जानकारी उनको सबसे अधिक होती है उन्हें कहते हैं विशेषज्ञ, यानी एक्सपर्ट, जो उस वस्तु के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। इस विधि में दोस्तों हम विशेषज्ञ से डायरेक्ट पूछते हैं कि आप ये बताइए कि भविष्य में इस बाज़ार में किस वस्तु की मांग बढ़ने वाली है और किस वस्तु की मांग गिरने वाली है। दोस्तों वो पेशेवर बाज़ार विशेषज्ञ होते हैं या परामर्शदाता होते हैं जिन्हें ज़्यादातर बाज़ार के बारे में बहुत कुछ पता होता है। हम उनसे ही पूछते हैं कि आप बताइए कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। और दोस्तों ये कोई ऐसे तुक्का मारकर नहीं बताते, ये डायरेक्ट इनका जो होता है वो ग्राहकों से साक्षात्कार या प्रश्नावली
बनाकर पूछते हैं ये ग्राहकों से कि आपको क्या चीज़ भविष्य में चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। दोस्तों ये पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर हमें ये डायरेक्ट हमें आकर इस बारे में बताते हैं कि बाज़ार में किस चीज़ की मांग है और किस चीज़ की मांग नहीं है, जिस कारण हमें पता चलता है कि हमें कौन सी वस्तु बनानी चाहिए और कौन सी नहीं। फोर्थ है हमारी सांख्यिकी विधि यानी स्टैटिकल मेथड। सांख्यिकी विधि का प्रयोग कर रहे पूर्वानुमानों का अपेक्षाकृत अच्छी विधि माना जाता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक विश्वसनीय तथा व्यक्तिनिष्ठा से परे है। इसकी निम्न विधियाँ हैं। दोस्तों इसे सबसे अच्छी विधि माना जाता है पूर्वानुमान में, और दोस्तों इसकी भी बहुत सारी कैलकुलेट करने की विधियाँ होती हैं। इसमें दोस्तों इसकी पहली विधि है प्रवृत्ति प्रयोजन विधि यानी ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। दोस्तों इसमें हम एक फर्म ढूंढते हैं जो उस बाज़ार में पहले से ही स्टैब्लिश है बहुत सालों से। हम उसका ग्राफ चेक करते हैं कि उसके ग्राफ में हर साल कितने % की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। हम उसी के ग्राफ के अनुसार अपना ग्राफ सेटल करते हैं कि हमें भविष्य में किस चीज़ का उत्पादन करना चाहिए, किस चीज़ का उत्पादन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप दोस्तों देखोगे कि उसे फर्स्ट ईयर एक साल में उसकी 100 यूनिट बिकी, फिर दूसरे साल में दोस्तों उसकी हो गई 120 यूनिट और तीसरे साल में हो गई उसकी 140 यूनिट। यानी जो दोस्तों उसकी बढ़ोतरी हो रही है वो हो रही है 20-20 यूनिट की। इसमें दोस्तों उसे हर साल कितने 20 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। हम भी ऐसे ही अपना वो चेक कर लेते हैं कि हमारे में भी कितनी यूनिट का और बढ़ोतरी होगी या कितनी यूनिट की कमी होगी, और दोस्तों हम उसी से ही पता लगाते हैं आगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और दोस्तों इसमें हम ये भी पता लगाते हैं कि उसकी जो यूनिट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है वो किस माध्यम से हो रही है, क्या क्या तकनीक में परिवर्तन कर रहा है, वो क्या क्या और अच्छे उपकरण का यूज़ कर रहा है। दोस्तों इसकी भी बहुत सारी तकनीक होती हैं, जिसमें से कि जो पहली तकनीक है वो ये है चित्रमय विधि यानी ग्राफिकल मेथड। इसमें ग्राफ पेपर पर काल श्रेणी समकों को अंकित किया जाता है तथा उस पर एक मुक्त हस्त वक्र बनाया जाता है। इसे वक्र पर पूर्वानुमान किया जाता है। दोस्तों आप देखोगे चित्रमय विधि ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपको वहाँ पर पता चल जाता है कि कौन सा ग्राफ कितना ऊंचा जा रहा है। अगर दोस्तों इसमें ग्राफ इतना ऊंचा जा रहा है और अगले वाले में ग्राफ और ऊंचा जा रहा है तो हमें इसमें डिफरेंस पता चल जाता है कि हमें कितने का डिफरेंस हो रहा है और हमें भविष्य में और कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा है दोस्तों प्रवृत्ति समीकरण को फिट करना यानी फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, और दोस्तों इसे कहते हैं न्यूनतम वर्ग विधि। इसमें दोस्तों हम डायरेक्ट कुछ बिंदुओं को ले लेते हैं जो हमारे साथ भूतकाल यानी पास्ट में जो हमारे साथ होता है, उन सब को उन आंकड़ों को हम लेते हैं और उससे ही आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये गणितीय विधि होती है जिसमें अवलोकन मूल्य के बीच अंतरों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। दोस्तों जो हम करते हैं 10 से जैसे 20 होता है तो हम इसमें जो न्यूनतम वर्ग होता है, जो कम वर्ग होता है उसे लेते हैं और उसमें से ही हम निकालना चालू करते हैं। दोस्तों ऐसे ही हम भविष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। जो हमें भविष्य में चर हमें लगता है कि वो घटेंगे या बढ़ेंगे, उनके अनुसार ही हम भविष्य में भी चलते रहते हैं। दोस्तों इसका एक बहुत बड़ी इसकी सीमा होती है, जो कि है इसे वह प्रयोग नहीं किया जा सकता जहां प्रवृत्ति चक्रीय हो। काफ़ी ऊंचे नीचे टर्निंग पॉइंट्स के साथ ही इस विधि के अल्पकालीन पूर्वानुमानों के लिए काम नहीं लाया जा सकता। दोस्तों इसमें मतलब जो शॉर्ट रन के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें हीटर की ज़रूरत है सर्दियों में, तो हमें हीटर वो शॉर्ट रन के लिए होता है, 2 या 3 महीनों के लिए उसकी मांग होती है। तो उसमें दोस्तों जो टर्निंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ऊंचे नीचे होते हैं, यानी आपको ठंड में उसकी एकदम बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाएगी, गर्मी में उसकी बिल्कुल भी मांग नहीं होती। इसलिए दोस्तों इस वाली इक्वेशन को वहाँ पर काम में नहीं लाया जा सकता जहाँ पर अल्पकालीन मांग हो, यानी शॉर्ट रन डिमांड हो जहाँ पर। दूसरी तकनीक है दोस्तों प्रतिगमन समीक्षा यानी रिग्रेशन एनालाइज। इस विधि के अंतर्गत मांगी गई मात्रा तथा स्वतंत्र चर के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे आय, माल का मूल्य, संबंधित मालों के मूल्य आदि। एक बार जब संबंध स्थापित हो जाता है तो हम यह मानते हुए प्रतिगमन
समीकरण अर्जित करते हैं कि संबंध रेखीय होगा। समीकरण y = a + bx के रूप में होगा। फिर इसमें x के मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे संबंधित चीज़ें क्या क्या हैं। यानी अगर हमारी जो मूल्य है, हमारे वस्तु के जो प्राइस है उसे ले लेते हैं, और जो हमारे संबंधित वस्तुओं के प्राइस है, यानी जो दोस्तों हमारे प्रतिस्थापन वस्तुओं के जो प्राइस हैं, हम उन्हें भी इसमें ले लेते हैं। और फिर देखते हैं, हम एक समीकरण अर्जित करने की कोशिश करते हैं जो इस पर फिट हो जाए। यानी y = a + bx, जो इसमें दोस्तों y होती है वो हमारी आय बनती है, जो a होती है वो हमारी संबंधित वस्तुओं की कीमत होती है, और b हमारी वस्तु की कीमत होती है। और ये x से हम पता लगाते हैं कि हमारी कितनी यूनिट बन जाएगी आगे, या हमारे भविष्य में कितनी यूनिट की मांग होगी। दोस्तों हमारे मांग के पूर्वानुमान की 5वीं विधि है नियंत्रित प्रयोग, यानी कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें दोस्तों हमारे नियंत्रण बाजार परिस्थितियों के माध्यम से वास्तविक परिस्थितियों के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार पर विपणन अध्ययनों तथा प्रयोग द्वारा भावी मांग का अनुमान लगाया जाता है। यानी दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारे विपणन का माध्यम है, जिन तरीक़ों से हमारा माल अब हमारे उपभोक्ताओं तक पहुँचता है, हम उनके अनुसार ये पता लगाते हैं कि अभी वस्तु की हमारी कितनी मांग है। यानी दोस्तों हमारी जनवरी से मार्च के बीच में हमारी वस्तु की कितनी मांग हुई, मार्च से जून के बीच में हमारी वस्तु की कितनी मांग हुई। ऐसे हम एक साल को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि किन महीनों में हमारी वस्तु की ज़्यादा मांग हुई और किन महीनों में हमारे वस्तु की कम मांग हुई। ऐसे ही हम आगे भी भविष्य के लिए देखते हैं कि हमारे भविष्य में ऐसे और कितनी वस्तुओं की हमारी मांग बढ़ेगी या घटेगी। दोस्तों ये जो होती है ये बहुत खर्चीली विधि होती है। इसमें ये महंगी तथा खर्चीली होती है, और इसमें जोखिम होता है, क्योंकि जो डीलर्स होते हैं, जो हमारे उसके डीलर्स होते हैं, वो या तो प्रतिस्पर्धी अगर फर्म से मिल जाएं तो हमारे साथ हम वो धोखा भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत महंगी और जोखिमपूर्ण तकनीक होती है। दोस्तों हमारी पूर्वानुमान की 6ठी विधि है पूर्वानुमान की वायुद्मापी विधि, आर्मेटिक्स मेथड ऑफ ए फोरकास्टिंग। दोस्तों इसमें ये विधियाँ विगत अनुभव पर आधारित हैं तथा भविष्य में भूत का प्रयोजन करने का प्रयास करती हैं। दोस्तों यानी भविष्य में जो हमारे आने वाली जो मांग है उसे भूत मतलब जो हमारे पास्ट में जितनी मांग हुई है उससे लेकर इसका आगे बताती हैं कि आगे आपकी कितनी मांग होगी। ऐसा प्रयोजन प्रभावी नहीं होता जहां आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं। दोस्तों ये वहाँ पर काम नहीं करती जहाँ पर आर्थिक उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नोटबंदी के टाइम में, जैसे कि एकदम नोट चेंज हुए तो हमारी जो मांग हुई थी वो बहुत कम होने लग गई थी, क्योंकि दोस्तों हमारे 500 और हज़ार के जो नोट थे वो बंद हो चुके थे, जिस वजह से जो हमारी मांग थी वो भी धीरे धीरे गिरने लगी थी। गिरावट से सुधार की ओर या तेज़ी से मंदी की ओर, अंततः इन टर्निंग बिंदुओं को पाने के लिए यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि अर्थव्यवस्था के सामान्य व्यवहार के बारे में जैसे मौसम वैज्ञानिक वायुद्मापी का प्रयोग करता है मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, वैसे ही अर्थशास्त्री व्यावसायिक गतिविधियों में प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्थिक संकेतों का प्रयोग करता है। यानी दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो भी वैसे ही जो हमारे पिछले साल में हमारे कौन से महीने में बारिश का मौसम आया था, कौन से महीने में दोस्तों पतझड़ आई थी, इन सब का वो पहले ही पिछले साल के अनुसार ही फिर अगले साल का भी पता लगाते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम भी जो हमारे अर्थशास्त्री होते हैं वो भी इसी का संकेत लेकर पता लगाते हैं कि हमारे साथ पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या क्या होने का अनुमान है। फिर इस सूचना को किसी उत्पाद की मांग संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए काम लाया जाता है। दोस्तों फिर उसी में ही हम देख लेते हैं कि हमारा जैसा पिछले साल हुआ था वो इस साल भी वैसा ही होगा या नहीं होगा, और अगर बदलेगा तो कितना बदलेगा। दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। दोस्तों हमारी यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो चुकी है, अब हम करेंगे यूनिट सेकंड जो है उपभोक्ता का संतुलन। अगर दोस्तों आपको उसे भी पढ़ना है तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।